बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है घर, गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे हम जो तारीख़ी इमारत हैं उन पर बात करते हैं, और जिस दौर में वो तारीख़ी इमारत तामीर की गई होती है, जिस दौर में उसकी बुनियाद रखी गई होती है, उस दौर की भी मंजरकशी करते हैं हम इस सेगमेंट में। उस इमारत से जुड़ी हुई कहानियाँ और दास्तानें जो हैं, जो तारीख़ी दास्तान, जो तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। उस वक्त सियासी और समाजी हालात क्या थे, उस इमारत को तामीर करने के पीछे मकासद क्या थे, उस पर भी हम बात करते हैं। और सेगमेंट में ख़ास तौर पे हमारा साथ देते हैं आप शायर हैं, तारीख़ दान हैं, माहिर फ़न तामीर हैं, मोहतरम गाफिर शहजाद साहब। वेलकम गाफिर भाई। बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, पिछली मरतबा हमने आपके साथ डिस्कस किया था मस्जिद वज़ीर खान को। आज हम जो तारीख़ी इमारत आपके साथ शेयर करेंगे, ये भी मुग़ल दौर में तामीर हुई थी। दुनिया के 7 जो अजायब हैं उनमें से एक ये शुमार होती है, और बिला मुबालगा उस जमाने में, यानी कि 17वीं सदी में करोड़हा रुपया, उस जमाने में करोड़हा रुपया जो आज का अरबों रुपया लगता है, वो इस इमारत की तामीर पर सर्फ हुआ था। गाफिर साहब ऑफ कोर्स इसकी डिटेल बताएंगे। अलबत्ता एडवर्ड लेयर जो एक बरतानवी सयाह था, 1874 में उसने इस इमारत के बारे में एक तारीखी जुमला कहा। उसने कहा कि दुनिया की आबादी बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम है। आबादी का एक हिस्सा वो है जिसने इस इमारत के दर्शन किए हैं, और एक हिस्सा वो है जिसको ये इमारत देखनी नसीब नहीं हुई। शहंशाह जहांगीर, आपकी डेथ हुई है 1627 में शालामार बाग, जिसके ऊपर हम गाफिर साहब के साथ एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे, और उसकी खूबसूरती और उसकी तारीखी हकायक और उससे जुड़ी तारीखी दास्तानें भी आपके साथ लेकर आएंगे। वो 1638 में शाहजहां ने शुरू किया था। आपको तो मरे हुए को 11 बरस गुजर चुके थे, एक बात। दूसरे, आपकी डेथ हुई है जब आप कश्मीर से लाहौर आ रहे थे। शाहजहां उस वक्त लाहौर में था, तो आपका जनाजा शालामार बाग की बारादरी में कैसे रख सकता था वो? भाजी मैनू की पता, मैं तो मरिया सा। खबर मैनू किथे किथे झूठे दवांदे रहे। ये वसी शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बंद बैंक दे मैनेजर देखिए, इन्हू कहंदे ने मज्जां दियां भैणां हुंदियां। मगर तारीखी हकायक यही है। क्या कह रहे हैं गाफिल साहब? सर, ये गाफिल नहीं है, इनका नाम है गाफिर शहजाद। वही जो आप कह रहे थे। ये जब बंदा चलती ट्रेन में वेखे कह रहा था, ये लेट ही पहुंचेगा। शहंशाह जहांगीर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शालामार बाग तो 1638 में शाहजहां के हुक्म से बनना शुरू हुआ था, और उसने अली मर्दान को यह कहा था कि यहाँ एक ऐसा बाग बनाया जाए जिसके मुख्तलिफ लेवल्स हों। और उस वक्त आपको मरे हुए तो 10 साल हो चुके थे। आपका जनाजा रख के वो कैसे चौक में इस तरह की बात कर सकता है जो आप कह रहे हैं? और वैसे भी आपकी डेथ तो कश्मीर से लाहौर आते हुए रास्ते में हो गई थी। हाँ, हम तो ठंड लगने से मरे थे। जिस वक्त आपकी डेड बॉडी लाहौर लाई गई, उस वक्त शाहजहां अपने भाई शहरयार के साथ लड़ रहा था तख्त के सिलसिले में। ऐसे किसी खोते दे पुत्र सन कि प्यो मरिया पिया ते दोवें भरा आपस लड़न दे। मेरे लिए मुश्कपूर लबो, मेरे लिए कोई निम दे पत्ते लबो, मेरे लिए कोई सफ लबो, मेरे लिए कोई रूह लबो, मेरे लिए कितनी नवी मां लबो। अच्छा नाज़रीन, यही तारीखी हकीकत है। बादशाहत की जो दास्तानें हैं, बादशाहत की जो तारीख है, वो ऐसे ही अपनों की, अपने सगों की, अपने भाइयों, तख्त के लिए सगे भाइयों की गर्दनें उतारने से भरी पड़ी है। बस जहांगीर का ही जो मामला देख लें कि जब जहांगीर की डेथ हुई है तो शहरयार जो था वो इसी का बेटा था, इसका और नूरजहां का ही बेटा था। नूरजहां का बेटा था। नूरजहां का बेटा था जी। और नूरजहां चूंकि आखिरी बरसों में उसने हुकूमत का मजा ले लिया था, तो वो चाहती थी कि वो शहरयार को तख्त पे बिठा के हिंदुस्तान की हुकूमत अपने इख्तियार में कर ले, मगर ऐसा हो न सका। अच्छा, अब उसके पीछे भी गाफिर भाई एक और बड़ी तारीखी वो ये है कि आप देखिए कि महलाती साजिशें क्या होती थी कि शहरयार भी जहांगीर का बेटा है और शाहजहां भी जहांगीर का बेटा है। वो भी मेरे दोनों जहांगीर के बेटे हैं। मगर नूरजहां क्या चाहती थी? अपनी जो बेटी थी नूरजहां की, मेहरुन्निसा। जी हाँ, मेहरुन्निसा, जो शेर अफगन से थी। हाय शेर अफगन नहीं मरे। अब बंद करो पखे, इन्हें जरा का हवा लगे शेर अफगन याद आएगा।
اچھا دیکھیں محلاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ آج بھی اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو جو خانوادے اس وقت سیاست کر رہے ہیں آپ کو اسی قسم کی سائیکی اور اسی قسم کی سازشیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا مگر یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ بے نظیر کے خانوادے کو دیکھ لیں، مرزا بھٹو کا معاملہ، بے نظیر کا معاملہ، اگر آپ میاں صاحب دونوں برادران کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے، حمزہ اور مریم کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے، تو نفسیات نہیں بدلتی، البتہ اتنا اس حد تک اب کشت و خون نہیں ہوتا ہے. شہریار بھی جہانگیر کا بیٹا تھا اور شاہ جہان بھی جہانگیر کا بیٹا تھا، مگر شہریار اس کی بیگم ارزانی بیگم سے تھا. کی یاد کراتا ہے ایڈی چنگی تیری پرجائی بھی ایڈی سونی پوترے دی چٹنی بنانی. اللہ نو کروٹ کروٹ تنگیاں نصیب کرے. جہانگیر کی دونوں سگی اولادیں تھی. شہریار ارزانی بیگم سے تھا جبکہ شاہ جہاں جگت گوسین کے بطن سے تھا. پاجی کی ہو گیا تر کی کرو کھا گیا ہے؟ کیوں مینوں اپنی پرجائیاں یاد کرا رہے تھوڑی اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محلاتی سازشیں غافر بھائی کہ اب یعنی کہ جہانگیر کی تو دونوں سگی اولادیں تھیں، ٹھیک ہے نا، شہریار بھی سگی اولاد تھا اور شاہ جہاں بھی سگی اولاد تھا، مگر نور جہاں نے مات کیا شہریار کو، اور نور جہاں کی جو شیر افغن کے بطن سے بیٹی تھی مہر النساء، جی اس کے ساتھ نور جہاں نے شہریار کی شادی کروا دی. جی تو اب چونکہ شہریار کی شادی کرا دی تو وہ چاہتی تھی کہ میرا داماد جو ہے وہ جہانگیر کے بعد تخت پر بیٹھے اور اپنے داماد کے ذریعے ایک طریقے سے حکومت پر قابض رہے. اور پھر جیسا کہ غافر صاحب بتا رہے تھے کہ شاہ جہاں اور شہریار کا جھگڑا رہا. اس بیچ میں جہانگیر کی ڈیتھ کے بعد 7 نومبر 1627 کو شہریار پہلے قابض ہو گیا تھا تخت پر، مگر پھر جنگ منگ چلتی رہی، اختلاف چلتا رہا. فائنلی 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں تخت پہ قابض ہو گیا اور اپنے بھائی کو اس نے مروا دیا. یعنی کہ سلطنت ایمرجنسی لگ گئی. سلطنت ایمرجنسی لگ گئی. یوں نور جہاں کی سپورٹ کے باوجود شہریار 3 مہینے کے لیے تخت نشین ہوا. جی ہاں، اور اس کے بعد شاہ جہاں آ گیا، مگر ساری زندگی شاہ جہاں یہ بات بھولا نہیں کہ نور جہاں نے میرے بجائے شہریار کو سپورٹ کیا تھا. جی بالکل، جس طرح پیپلز پارٹی ساری عمر نہیں بھولے گی کہ نون لیگ نے صدارتی الیکشن وچ سانو سپورٹ نہیں کی. وہ کس طرح سپورٹ کرتے؟ انہوں دا تے اپنا شہریار کھڑا سی. کیا مطلب؟ مولانا فضل الرحمان. آہو 17ویں صدی 5.5 کروڑ روپیہ لا کے تاج محل بڑھاتا سو، وہ بھی مری بیوی استے. جدوں ڈالر بھی 8 آنے دا ہوندا سی. چوکدار کیا حسابدار ہے؟ ملکہ صاحب جمال بولو فریادی. اس وقت مقبرے کی تعمیر پر 5.5 کروڑ نہیں بلکہ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے لگے تھے، جو آج کے حساب سے 55 بلین روپیز بنتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ آج اگر تاج محل تعمیر کرنا ہو تو آپ کو 55 ارب روپیہ درکار ہے. پائن مینو کی پتا ہوئے، میں تے گوگل تے سرچ کیتا سی تاج محل دا بجٹ 5.5 کروڑ روپیہ آ رہا سی تو میں بیان دیتا. اور شہنشاہ جہانگیر، جہاں تک آپ کی قبر کے کچا ہونے کا سوال ہے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ تاج محل کی تعمیر سے 4 سال پہلے آپ کے مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی اور 10 سال تک آپ کا مقبرہ تعمیر ہوتا رہا. یہ جب بندہ سلامیہ پہن دے ٹائم تے ٹویسٹ کرنا پڑتا تھا. اچھا لیکن غافر صاحب اگر جہانگیر حیات ہوتا تو اس کو شاہجہاں سے گلہ ضرور ہوتا، اس لیے کہ تقریباً 3 کروڑ جیسا کہ آپ نے بتایا 20 لاکھ روپے لگتا ہے تاج محل پہ، جو کہ اس کی ایک ملکہ تھی. اور جو اس کا باپ تھا اس کے مقبرے پر صرف 10 لاکھ روپے اس زمانے میں. تو ایک فرق تو ہے. جی فرق تو بالکل ہے. جو اس نے اپنی اہلیہ پہ خرچ کیا اور جو باپ کے مقبرے پہ خرچ کیا. دیکھو 10 لاکھ روپے لایا اور ملکہ وہ تھا ممتاز محل تیرے پہلاتے. اچھا دیکھیں، اور اس کی بھی وجہ یقیناً یہ نظر آتی ہے کہ گلہ ہو گیا تھا نا آپ سے، آخری دنوں میں بہت اختلاف ہو گیا تھا شاہ جہان کا اور جہانگیر سے. اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ بھی نور جہاں نے دیا تھا، اور شاہ جہاں نے کیا کیا تھا کہ اپنی بیگم کو، اپنی جو اس کی اہلیہ تھی ممتاز محل، اس کو 10 لاکھ روپے سالانہ دیتا تھا. نور جہاں کو صرف 2 لاکھ روپے سالانہ دیے جاتے تھے. اللہ تیرا بھلا کرے دسن آ لیا. انہیں صرف خرچہ ہی نہیں کٹ کیا. پیلی پتی والے پان تو نہیں، مگر جو مداخلت تھی یعنی کہ حکومت میں، اور جہانگیر کے دور میں تقریباً نور جہاں ہی، اور آخری دور میں تو خاص طور پہ نور جہاں ہی حکومت چلا رہی تھی، مگر شاہ جہان نے ماں کو یعنی کہ نور جہاں کو اپنی بالکل
साइड पे कर दिया था इक़्तिदार संभालने के बाद। और नूरजहां की मोहब्बत, बहरहाल जैसे शाहजहां की मोहब्बत लोग याद करते हैं, नूरजहां की मोहब्बत का तस्करा भी जरूरी है कि जो रकम उसको मिलती थी 2 लाख रुपए सालाना, उसी में से पैसे जोड़ जोड़ के बुनियादी तौर पे इसने ही एक तरीके से जहांगीर का मकबरा तामीर करवाया। हाय हाय हाय, तेरे जान तो बाद में न की कुछ नहीं होया वे जहांगीर। अदर कट गई। अच्छा, यहां ये वजाहत जरूरी है कि शाहजहां ने भी यानी कि उसमें कोई मुदाखलत नहीं की कि भाई बने ना, और उसने भी दिलचस्पी ली, मगर नूरजहां भी जो भी उसके पास होता था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसने अपने शौहर के मकबरे पर खर्च किया। जी हाँ, और चूंकि शाहजहां से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए नूरजहां ने अपनी जिंदगी में ही अपने मकबरे की तामीर शुरू कर दी। और इन आने वाले दिनों में हम मकबरा जहांगीर और नूरजहां के मकबरे के हवाले से भी बात करेंगे। और दोनों लाहौर में चूंकि वाकया है, यहां एक चीज मैं और शेयर कर लूं कि नूरजहां के मकबरे पर 3 लाख रुपए लगे थे उस दिन। हाय जुल्म। तो इससे अब आपको अंदाजा होगा, फर्क पता लगेगा कि नूरजहां के मकबरे पे उस दौर में 3 लाख रुपए लगे, जहांगीर के मकबरे पे शाहजहां जो है वो 10 लाख रुपए लगाता है, और मुमताज महल के मकबरे पर लगते हैं, यानी कि ताज महल पर लगते हैं 3 करोड़ 20 लाख रुपए। वे शाहजहां, वे तेनू अल्लाह पूछे अपनी बीवी दे मकबरे दे 3 करोड़ 20 लाख रुपए लाता, ते मुझ मस्कीन दे मकबरे दे आए 3 लाख रुपया। हाय तेनू अल्लाह। तू आप ही क्या सी बहुता खर्चा ना कर, मैं कट्ठी कुठी होके पै जाऊंगी। मलका नूरजहां क्यों? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ, ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਜੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ महल ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ लगनी सी। अच्छा गाफिर साहब, मैं तो खैर इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, मगर ये शाहजहानी ईंट के बारे में तो मैंने भी सुन रखा है। जी। ये शाहजहानी ईंट क्या हुई? ये शाहजहानी ईंट आम तौर पर जो ईंट का साइज है जी। 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच, उससे इसका साइज छोटा होता है। अच्छा, नहीं तो शाहजहानी ईंट इसको क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है कि कोई तब्दीली वाकया हुई होगी। अकबर के दौर में जो तामीरात हो रही थी या उस दौर में जो तामीरात हो रही थी, उस जमाने में जो साइज होता था ईंटों का, उससे मुख्तलिफ था ये। जी वसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहजहां से पहले ईंटों का मुख्तलिफ साइज इमारतों में इस्तेमाल होता रहा, और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में जो ईंट का साइज इस्तेमाल होता था, यानी कि 5000 साल कबल तकरीबन। 5000 साल पहले वो तकरीबन 11.5 इंच बाई 5 इंच उसका साइज होता था, और वो तकरीबन 2.5 इंच मोटी होती थी। इसका मतलब है मोटी ईंट, मोटी भारी ईंट। ठीक है। और उसके बाद जब मुख्तलिफ पीरियड्स में इमारतें तामीर होती रहीं, तो ये साइज छोटा होता चला गया, ताकि जो इमारतों की खूबसूरती और तज़ीन व आराइश है उसमें सहूलत हो और उसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। आसानी हो तो इमारतों की नफासत जो है वो उससे बढ़ी। जी, यही वजह थी कि अकबर के दौर में ईंट का साइज 9 इंच ज़रब 9 इंच हो गया, लेकिन उसकी मोटाई 1.5 इंच रह गई। ठीक है। और इसी तरह जब शाहजहां का दौर आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ईंट का साइज 8.5 इंच बाई 5 इंच रह जाता है, और उसकी मोटाई कम होके 1/8 इंच बमुश्किल रह जाती है। और आप देखिए कि शाहजहां के दौर में इमारतों पे जो तज़ीन व आराइश है वो उतनी ही इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, और ये साइज के तब्दील होने की बुनियादी वजह यही थी। इसीलिए तो देखिए ना, इसको मेमार बादशाह भी कहा जाता था। आहो, ओ मेमार बादशाह, इधर बीमार बादशाह। ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। अम्मी याद आ गई, अम्मी याद आ गई। ਮਾਈ ਪਾਪਾ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸਿਰ ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਖੁੰਨਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਖਾਮੋਸ਼। पहले शाहजहां दी इट दी तारीख ते दुरुस्त करा रही है ए गाफिल शहजाद को। शहनशाह जहांगीर गाफिल नहीं, गाफिर। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नूरजहां आलम पना। बेपनाह। जरा शाहजहां दी ईंट की असल तारीख बयान की जाए। शहजादा शाहजहां छोटा मेरा पुत्र मेरा सुतेला पुੱਤਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹੀ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਟਕੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਇੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਇੱਟ। मैं उन्हें समझाना सा कि शाहजहां पुत्र हरम च ना जाया कर,
ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲਾਇਕ 3-4 ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਟਕੋਰਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।